निफ्टी की वीकली एक्सपायरी दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव है। हम फिर से रिकवरी देख रहे हैं और करीब करीब सेंचुरी लगाकर निफ्टी है 22,550 के आसपास। तो बढ़िया रिबाउंड फिर से, क्योंकि थोड़ा सा सेंटिमेंट कमजोर हुआ था। एक बार के लिए निफ्टी लाल निशान में भी चला गया था, लेकिन रिकवरी बहुत शानदार है। निफ्टी बैंक में 400 अंकों के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं और ये उछाल है एचडीएफसी बैंक के दम पर, जहां पर करीब करीब 0.3% के आसपास की तेजी है दमदार Q4 की अपडेट के बाद। सवाल यह है कि क्या बाजार अपनी तेजी को टिका कर रख पाएगा? आखिरी के 1 घंटे में क्या यहां से और तेजी होगी? इस सवाल का भी जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। साथ ही आपके लिए ढेरों ट्रेडिंग कॉल भी हम लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी काला। अगले 1 घंटे तक बाजार से जुड़े हर सवाल का हम जवाब देंगे और आपके लिए तमाम कमाई के मौके भी खोजेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। फटाफट क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे 2:35 पर, 2:40 पर लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन और मार्केट एट 3 बजे होगा, जहां पर हम तमाम ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे जो बाजार खुलने के बाद एक्शन दिखा रहे हैं। 3:05 पर हम डीलिंग रूम का चेक लेंगे और खबर गर्म है ये सेगमेंट लेकर आएंगे। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि बाजार की हाइलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातों से शुरुआत कर लेते हैं इस शो की। तो निफ्टी 22,540 के पास, करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक 48,000 के करीब है। एचडीएफसी बैंक से बढ़िया सपोर्ट आज निफ्टी बैंक को मिल रहा है। और दमदार Q4 अपडेट आए हैं उज्जीवन की। उज्जीवन में हम तेजी देख रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 10% के आसपास की तेजी है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हम देख रहे हैं कि 4-5% के आसपास की तेजी है। तो बढ़िया वहां पर डिपॉजिट के नंबर, एडवांसेस के नंबर आ रहे हैं, इसके चलते ये तेजी बन रही है। आईटी में खरीदारी है। आईटी में हमने कल भी तेजी दिखी थी। कल सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, उसके चलते आईटी शेयर चल रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि रुपए में जो कमजोरी है उसका फायदा कहीं ना कहीं आईटी शेयरों को मिल रहा है। कोफोर्ज, टीसीएस, टेक महिंद्रा में तेजी है। टीसीएस हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि एनर्जी शेयर कमजोर हैं और ये कमजोरी लाजमी है, क्योंकि क्रूड के भाव जिस तरह से ऊपर गए हैं उसके चलते ऑयल मार्केटिंग शेयरों पर दबाव तो बनता है। बीपीसीएल, आईओसी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओएनजीसी के शेयर में भी आज गिरावट है। हालांकि अगर क्रूड ऊपर जा रहा है तो ओएनजीसी के शेयर को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ओएनजीसी के शेयर पर भी आज प्रेशर है। अब 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ ये एनर्जी वाले शेयर कमजोर कर रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो रिलायंस से भी बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन चूंकि रिकवरी रिलायंस के शेयर में भी आई है, अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 2940 रुपए के आसपास का भाव है। मामूली गिरावट रहेगी रिलायंस में, तो रिलायंस के रिकवरी से भी बाजार को हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन निफ्टी पर एक बार जरा व्यू लेते हैं और ये देख लेते हैं कि एफएनओ के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। क्या तेजी यहां से बढ़ेगी? 22,550 के आसपास का निफ्टी है डिम्पी। यहां से किस तरह की चाल आप देख रहे हैं और 1 घंटा कैसा रहेगा बाजार के लिए? मैं आज का हाई बताने से पहले आज का लो बताना चाहूँगा निफ्टी का। अगर आज का निफ्टी का लो किसी ने नहीं नोटिस किया तो मैं आपको कराता हूँ, वो है 22,303 का। और अगर आपको याद होगा आज कल 2-3 दिन यही बात कह रहे हैं कि जिनको भी डिप चाहिए वो एक बार थोड़ा वेट करें, 22,300 के आसपास अपनी पोजीशंस को लें। आपको याद होगा आज सुबह भी हमने ये बात की और कल भी बात की, हमसे मिस हो गया निफ्टी और हम निफ्टी के लिए वापस 22,300 पे खड़े रहेंगे। हमको मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आज हमारी वो मनोकामना भी पूर्ण कर दी मार्केट ने। बाजार 11:30 के विक्स पे इतना वॉलेटाइल हो सकता है, ये हमारी कल्पना से परे है। ये 11:30 के विक्स पे कर रहा है, आप सोच के देखिए। ये अगर 14:15 का विक्स होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर, लेकिन ये 11:30 के विक्स पे हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट किसी भी डिप को बॉट कर रहा है। ये आपको लेसन हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि आप कोई भी डिप मिले उसको बॉट कीजिए लेवल के हिसाब से। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में एक प्रॉब्लम चल रही थी लीडरशिप की, वो नहीं है अब आप चाहे रिलायंस है नहीं है, आप ये बात बोले ऊपर से नीचे आ गया जी, नीचे से ऊपर चला गया, इसका कोई मतलब नहीं। आप बोलते रहिए जितना आपको बोलना है। अब मेन लीडरशिप की जो प्रॉब्लम थी वो रिलायंस के हाथ से छूट के और भी कई शेयर्स ने पकड़ रखी है, उसमें एचडीएफसी है। और एचडीएफसी तो हम आपको पिछले 2 दिन से आप कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं कि एचडीएफसी पे आप ट्रस्ट करके चलें। एचडीएफसी का अब समय वो आ गया है। अब आप देखो, आप खुद अपने प्रोड्यूसर साहब ने फायर करके दिखा दिया कि टीसीएस देखिए डेज हाई पे है। तो इसलिए मेरे को अब रिलायंस के चलने और ना चलने से मेरा डर निकल चुका है। मेरे को अब रिलायंस की ज़रा ज़रूरत नहीं है। और एक और बात,
आज रिलायंस के लाल निशान के बावजूद होने पर, आज 90 के क्रूड के बावजूद होने पर, 104 के बॉन्ड होने पर, सोने के रिकॉर्ड स्तर होने पर मार्केट ने अगर ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है, बैंक निफ्टी ने 48,000 को टेस्ट किया है, इसका मतलब लिक्विडिटी चेज रैली है, इवेंट अभी सामने पड़ा है, उसके बावजूद बाजार का ये बिहेवियर ये कुछ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। बस मेरे को एक ही चीज़ का थोड़ा सा मैं कॉशियस रखूँगा अपने आप को और आपको भी रहने के लिए बोलूँगा। वजह इवेंट है, इवेंट को एक बार पास हो जाने दें। ये इवेंट हो सकता है आप बोलेंगे सर ब्याज दरों में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, आपका ही पोल बता रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा। यस एग्री, हमारा ही पोल ये बता रहा है कि कोई चेंजेस नहीं आ रहा। मान लीजिए चेंजेस नहीं भी आते, कोई ऐसी बात निकल के आ गई तो बाजार को गिरने में जो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बाजार को बढ़ाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए कल का जो वॉलेटाइल सेशन निकलने जाएगा ना, उसके लिए थोड़ा पहले से प्रिपेयर रहें। आज की तेज़ी को एंजॉय कीजिए, कल के सेशन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये झटका एक शेक ज़रूर दे सकता है। हमारी अपनी कैलकुलेशंस ये कहती है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कि एक शेक ज़रूर आएगा कल। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, शेक आइदर साइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा और मैं अभी कल ही आपको बता दूंगा कि पॉजिटिव होने के चांसेस कितने हैं, नेगेटिव कितने होंगे। अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा बताना, इसलिए मैं ना ही गलतफहमी आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, ना ही अपने दिमाग में रखना चाहता हूँ, इसलिए ये चीज़ रहेगी। एक और चीज़ जो मेरे को और भी समझ में अच्छे से आ रही है वो ये कि अब आप ना थोड़ा आगे निकल के आके भी बैटिंग कर सकते हैं। इससे पहले आप थोड़े डिफेंसिव हो रहे थे, हमने आपको 20, 40 एंड 40% ऑफ द कैश का लगवाया था। अब आप मार्केट ना एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। ये मूव हो सकता है इलेक्शन से पहले भी आ जाए और कोई बड़ी बात नहीं 23,000 भी आ जाए। अच्छा, मैं इंडाइसिस को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। आप स्टॉक्स का चुनाव करेंगे, आपके काम ज़्यादा बनेंगे। आप स्टॉक्स का चुनाव करके काम कीजिएगा। फिलहाल हम करीब 200 पॉइंट की बढ़त के साथ, ये जो एक मंथ का गेन है अब आपने देख लिया होगा। इससे पहले आज से 4 दिन पहले जब मैं आपको मंथली गेन दिखाता था ना, तो 40-40 पॉइंट भी आपको नहीं मिलते थे। तो मार्केट ने अपना काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़े, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ध्वनि पटेल, अक्षय पी भागवत और गिरीश सुडानी। अभी हमारे साथ 3 मेहमान रहेंगे अगले 1 घंटे के लिए। इनसे एक एक करके हम कुछ STBT, BTST वगैरह कॉल्स भी लेंगे, ओपनिंग के ट्रेड भी लेंगे और थोड़ा मार्केट का एनालिसिस भी करवाएंगे। एक काम करते हैं, जरा पहले ध्वनि के पास चलते हैं। ध्वनि, आपने इंडाइसिस को प्लस कर रखा है? अगर कर रखा है तो आपका टारगेट क्या है? नहीं कर रखा तो क्यों नहीं किया? अगर कर रखा है तो कितनी पोजीशन है, थोड़ा इसका भी आइडिया दे दीजिएगा। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे इंडाइसेस पे ऑलरेडी हमारा व्यू यही था कि 320 का यहाँ पे जो लेवल बनता है वहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड करा जाए। इसका सीधा सरल तर्क ये था कि यहाँ पे निफ्टी ने जो गैप अप ओपनिंग करी थी उसी गैप को फिल करने के बाद वापस से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वहां से डेफिनेटली हमने यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड लिए हैं। डेरिवेटिव डेटा की सहायता से हमने ऊपर की तरफ का जो टारगेट यहाँ पे लक्ष्य नक्की करके रखा है, तो 22,700 का लेवल है जहां पर निफ्टी अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाती हुई दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे मेरा कन्विक्शन ज्यादा बढ़ रहा था क्योंकि बैंकिंग की तरफ से हमें जो काफी मोमेंटम एक मिसिंग देखने को मिल रहा था वो हमें आज देखने को मिल रहा था, जहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से HDFC बैंक जो है जिसका मोमेंटम काफी एक यहाँ पे ऊपर की तरफ का बना हुआ था। तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनता है। अभी भी अगर आपकी लॉन्ग पोजिशंस है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है वो मैं ट्रेल करने की यहाँ पे सलाह दूंगी कि कल के सेशन के लिए भी निफ्टी को यहाँ पे होल्ड करा जा सकता है। नीचे आप जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है वो आप 22,460 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए और ऊपर की तरफ 22,700 के टारगेट्स के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल यहाँ पे एक बुलिश साइड का ही व्यू बनता है। बैंक निफ्टी में पहला लेवल जो ऊपर की तरफ मुझे दिखता है तो 48,380 का लेवल बनता है। 48,380 क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 48,500 का नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर बनता है। बैंक निफ्टी में भी जो यहाँ पे तेजी है वो प्राइवेट बैंकिंग के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे ऊपर की तरफ बनी रहेगी। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना रहेगा बैंक निफ्टी में। तो आप नीचे की तरफ कोई भी एक डाउन मूव आता है जहां पे बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं तो 47,820 तक आप इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा तो आप 47,700 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, निफ्टी को लेकर और निफ्टी बैंक को लेकर ये कंप्लीट रणनीति थी ध्वनि की तरफ से। अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए
आखिरी के घंटे में ट्रेड करके पैसे बनाने के मौके कहां पर हैं, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। अक्षय जी आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर भरोसा है आपका? जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो दो शेयर जो चुने हैं दोनों बाइंग की तरफ है। पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। काफी दिनों के बाद एक बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद आज अच्छा मोमेंटम रिगेन करा है ये स्टॉक ने। 2850 का एक बेस बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से जो मोमेंटम कैचअप करा है ये स्टॉक ने करीबन 3100 से 31,725, ये दो टारगेट आपके जल्दी बन सकते हैं। तो 3075 और 3175 ये दो टारगेट्स के लिए आप बने रहिए एशियन पेंट्स में। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2875। दूसरा ट्रेड है मेरा जो है यूपीएल में है। तो यूपीएल में अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो एक पॉसिबल डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। और आज अच्छा मोमेंटम रिगेन करा था, 500 के आसपास जो है लेवल छू गया। तो ओवरऑल 525 प्लस के टारगेट जल्दी आपको दिखेंगे यूपीएल में। 467 के स्टॉप से बाय करें एट करंट मार्केट प्राइस, टारगेट प्राइस 525। ठीक है, 40 रुपए ऊपर के लक्ष्य यूपीएल में, 525 रुपए की 485 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और दोनों के दोनों शेयर अक्षय जी के इंडेक्स वाले शेयर, और आज हम बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं यूपीएल में भी और एशियन पेंट्स में भी। जो खपत वाले शेयर है वहां पर हम चुनिंदा बाइंग आज देख रहे हैं। टाइटन चल रहा है, एशियन पेंट्स चल रहा है। ऑटो की बात करें तो आयशर, मारुति सुजुकी, ये तमाम स्टॉक्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। ध्वनि, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 3 पिक्स रहेगी यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो बाइंग के लिए मुझे अच्छा लगता है वो ट्रेंड का स्टॉक है। ट्रेंड का ओवरऑल अगर हम इंट्राडे चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट का भी एडिशन देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप ट्रेंड के अंदर खरीदारी कीजिए। ऊपर की तरफ टारगेट जो रहेगा आपका, तो आप 4230 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 3930 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है वो जुबिलेंट फूड का है। जुबिलेंट फूड का भी चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे काफी अपनी जो पिटाई है वो कर चुका है, जिसमें 580 के लेवल्स के बाद हमने इसके अंदर एक डाउनफॉल देखा था। बट इसी का स्ट्रक्चर रिवर्सल होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है और मीन रिवर्टिंग ट्रेड यहाँ पे बनता है। करंट लेवल से आप जुबिलेंट फूड में बाय कीजिए। 480 का टारगेट रहेगा। 457 का आपको इसको इन द स्टॉप लॉस लेके चलना है। और तीसरा स्टॉक, जैसे हम देख रहे हैं कि ऑटो में यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हो रही है, तो टाटा मोटर्स का स्टॉक मुझे यहाँ पे करंट लेवल से अच्छा लगता है। टाटा मोटर्स को आप करंट लेवल से बाय कीजिए। यहाँ पे इसका टारगेट जो है वो 1100 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 985 का लेके चलना है। ठीक है, 985 का स्टॉप लॉस टाटा मोटर्स के लिए, 1010 रुपए का भाव है। यहाँ पर आपके लिए तेजी करने की सलाह है। तो 3 शेयर हैं ध्वनि की तरफ से। गिरीश जी नमस्कार। सर, आपसे ट्रेडिंग कॉल तो नहीं जानेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि अब इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं। 19 तारीख को, यानी कि अब से ठीक 15 दिन बाद पहले फेज़ की वोटिंग होगी। तो किसी को अगर इलेक्शन के अराउंड, अगर मान लीजिए सरकार के फॉर्मेशन होने तक या फिर बजट आने तक कुछ खरीद के चलना है, तो 2 शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है। 3 से लेकर 6 महीने का किसी को नजरिया रखना हो, क्या खरीदने की सलाह देंगे? बेसिकली ये टॉपिक चल भी रहा था काफी जगहों पे। ये टॉपिक है भी, क्लाइंटों के बीच में भी ये टॉपिक तो है ही, क्योंकि हम लोग हमारे सबसे बड़े इवेंट्स के नजदीक में ही है। तो कहीं पे भी मुझे जीएसएफसी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आता है। हमारे रिसर्च टीम की तरफ से ये कैंडिडेट निकला भी हुआ है। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फंडामेंटल टर्म्स में ये स्टॉक थोड़ा सा सस्ता है, क्योंकि पीई थोड़ा सा कम है इंडस्ट्री पी के हिसाब से। तो एक मुझे ये कैंडिडेट लगता है पीएसयू में ऑलरेडी एक्सपांशन मोड पर है। करीबन 78% इनका फर्टिलाइजर से रेवेन्यू आता है। तो एक रेवेन्यू प्रपोजिशन, और आगे अगर हम अगले 3 महीने से 6 महीने की प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे तो पीएसयू के ऊपर मेरा बेट डेफिनेटली आएगा। तो जीएसएफसी के लिए मेरे लिए एक प्रायोरिटीज बढ़ जाएंगी। ये एक स्टॉक हो गया है। तो इसके लिए जो मेरा टारगेट है ये 260 और 285 का रखना है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो किसी को भी होल्ड करना है तो अपने पोर्टफोलियो में इस पोजीशंस पे भी वो लेके चल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो मैं मेटल सेक्टर्स में लेके चलना चाहता हूँ, वो सेल है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर में जिस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर्स में मूवमेंट आया है, तो ये क्वार्टर्स अगले 3 क्वार्टर्स तक भी सस्टेनेबिलिटी में रहेगा। एंड चाइना का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं मेटल एंड स्टील सेक्टर्स को मिलेगा। तो सेल के लिए मेरा एक प्लस पॉइंट है, तो सेल को मैं यहाँ से भी बेट लगाना चाहता हूँ। जो मुझे आगे फर्दरली जो मेरा है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% का एक अपसाइड मुझे यहाँ से दिखता है सेल में। तो यहाँ से एटलीस्ट 170 का एक रेंज लेके चल सकते हैं अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम। ठीक है, जब आप जीएनएफसी बोल रहे थे, खैर वो शेयर तो खैर है ही बेहतर। इसके अलावा मेरे को आज यूपीएल भी ध्यान आ रहा है। हम यूपीएल को पिछले 3-4 दिन से आपको बता रहे हैं, उस आप 3-4 दिन का ही चार्ट दिखाइए एक बार, आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा इसके पीछे की वजह क्या है। यूपीएल अपना बेस बना चुका है। अब ये चाहे 2% से चले, चाहे 20% से चले, ये हो सकता है मार्केट के अधीन होकर चले, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि यूपीएल का बेस तो बन चुका है। ये आपको ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट बता देंगे। ये वीक करीब 6% का, आप 3 दिन का भी दिखा सकते हैं, तो जरा 3-4 दिन का चार्ट भी दिखाइए। ये करीब 450 के आसपास का बेस बना हुआ है। यहीं से हमने आपको एक बार नोटिस भी कराया और अब बाकायदा मैंने अपनी स्क्रीन से आपको यूपीएल दिखाया भी था। एक काम करते हैं, अक्षय पी भागवत से जरा आइडिया लेते हैं। अक्षय पी भागवत, ये तो आप भी मानते होंगे ना इसका बेस बन गया है, बस अब लेके बैठे रहे ना। वैसे हमारा अपना टारगेट 520-550 तक का है, वो गलत तो नहीं सोच रहे, क्योंकि इतना टूटा हुआ है, अगर रिकवरी करने पे आया तो अच्छा चल सकता है शेयर। बिल्कुल डिम्पी जी, अगर आप ये शेयर का पूरा जर्नी देखे, ये बहुत ही दबा हुआ शेयर है। एक प्राइस एक्शन की तरफ से नॉन परफॉर्मर रहा है, बट कुछ दिनों से एक बहुत अच्छा बेस बना है इसका 450। एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, और ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट आपको दिखेगा जब ये स्टॉक 500 पार कर जाएगा। डिलीवरी एक्शन स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स की बढ़त है, एक रिवर्सल होने के बहुत स्ट्रांग संकेत दे रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट दिखेगा आपको 550, 570 ये 2 टारगेट बनते हुए दिखेंगे यूपीएल में। तो पोजिशनली आपको बाय एंड होल्ड करना ही है, करंट मार्केट में एक्यूमुलेट करना है। जो आप टारगेट की बात कर रहे हैं 550 प्लस, वो बिल्कुल जल्दी मिलेंगे आपको, तो बाय करने की राय रखूंगा यूपीएल में। ठीक है, ये यूपीएल में आपको फिर से वो चार्ट दिखा के थोड़ा नोटिस करवा देता हूँ। जिस बेस की मैं बात कर रहा था वो बेस भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्यों मैं बुलिश हूँ इस पर आपको मैं एक और रीज़न भी बता सकता हूँ अपनी ही चार्ट से ही। हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं डालता, इंडिकेटर्स वाला चार्ट मैंने अलग से सेव किया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। ये चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। देखिए, आपको बेस बनता हुआ दिखेगा, ये वही रेंज है 440-450 वाली। इस शेयर के अंदर आप गिरावट इस तर्ज की देखेंगे, देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त गिरावट आई हुई है। अब पहली गिरावट का रुकेगा, कहीं तो रुकेगा, कहीं तो ये बेस बनाएगा। तो ये बेस हमको यहाँ पे आके बनता हुआ दिख रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये 2 एवरेजेस हैं, ये 50 दिन की एवरेज है और ये 200 दिनों की एवरेज है। एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जब भी 50 दिन की एवरेज होगी तो उसको 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने के लिए कोई भी शेयर जा सकता है। ये पूरा एरिया इसके पास खाली पड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस एरिया को ये पार कर रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट है, कैंडल स्ट्रांग है। अब छोटी छोटी नहीं, थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, बेस का फॉर्मेशन है। इसलिए मैं यूपीएल के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको मैंने पूछा, तो मिस्टर भागवत ने ये कहा कि यस आप आगे बढ़ सकते हो, 550 आ जाएगा। एक काम करते हैं कि ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको बताते हैं। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑप्शंस के चैंपियन के साथ। आदित्य जी नमस्ते। अब तो कार ऑप्शन में कुछ भी बता दो, चल सकता है, चाहे इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो। आप स्टॉक्स चुन रहे हैं या फिर इंडेक्स? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। बिल्कुल हर जगह तेजी तेजी है, पर मैं स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं स्टॉक्स नहीं, मैं के कुछ साथ नहीं कर रहा, जाना मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडेक्स लगा रहे हो ना आप तो स्टॉक्स में। ठीक है, बताइए। मुझे लगता है एशियन पेंट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। अब एशियन पेंट से एक नई जर्नी चालू कर रहा है, थोड़ा सा अनडिस्कवर्ड, एज इन लाइमलाइट में नहीं है स्टॉक, पर कंसोलिडेशन के बाद अच्छे से चल रहा है। तो इसमें 2940 का कॉल बाय करेंगे जो 59.25 चल रहा है, और 3000 का कॉल सेल करेंगे, अभी 35.10 चल रहा है। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 4830 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 7170। तो एक बुलिश कैंडिडेट है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बन सकता है। ये ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया। जहाँ पे खड़े हो वहाँ की कॉल प्लस करो, जहाँ तक जाना है वहाँ पे कॉल भेज दो, बीच का डिफरेंस आपके काम का है। और ये आपको हमने एक ट्रेड दिखा दिया। एक काम करोगे आप,
जरा एशियन पेंट वाली हमारा चार्ट भी दिखाइए। ये जो वही वैसा ही बन रहा है कुछ कुछ, जैसे मैंने आपको यूपीएल का दिखाया चार्ट। इसका भी स्ट्रॉन्ग बेस है, 50 दिन के एवरेज का ब्रेकआउट कर रहा है, 200 दिनों को चेस करेगा, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडिडेट बन रहा है। और अभी अक्षय पी भागवत ने थोड़ी देर पहले ही आपको एशियन पेंट बोला। अच्छा, जब वो बोल रहे थे मेरे को लगा वन ऑफ द एनालिस्ट होगा, कोई बात नहीं, क्रूड तो चल रहा है, तो वन ऑफ द एनालिस्ट ने अपने दम पे पूछ लिया। जब आदित्य अरोड़ा ने भी ये शेयर देखा तो फिर मेरे को मजबूरन इसको चार्ट पे डालना पड़ा और वो दिखाना पड़ रहा है आपको कि क्यों यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपको बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट का ऑप्शन का ट्रेड, एशियन पेंट का सीधा सीधा ट्रेड, दोनों के दोनों ट्रेड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और दोनों का फ़ायदा उठा लीजिएगा। ठीक, ये वो चार्ट है जिसके बारे में मैं जिक्र आपको कर रहा था। इसका स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन और ये अपवर्ड राइजिंग बेस है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। ये वैसे ही बेस, बहुत बेसिक सी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। 50 दिन की एवरेज ब्रेक हो रही है, 200 दिन के एवरेज पे आप चेस कर रहे हैं, अमूमन ये चेजिंग कैपेसिटी होती है, तो ये चल सकता है शेयर। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। ठीक जी, आगे बढ़े। 116 अंकों के बढ़त के साथ निफ्टी ने 22,550 जहाँ भी यहाँ पे लैंड किया था उसी जगह पर वापस पहुंच गया है और 450 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 48,000 के ऊपर आ गया। ये भी वो लैंडिंग एरिया में आ गया। आपको ध्यान है, सुबह हमने एक वर्ड दिया था कि दुश्मनों के खेमे में आपने लैंड किया है। हो सकता है आपको थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हो और वो बाहर में एक बार निकाला भी उन्होंने आपको, लेकिन फिर से हिम्मत करके आप आ गए। और मैं बिना रिलायंस के आने की ये तारीफ़ करता हूँ मार्केट की कि बिना रिलायंस के आप आए हो। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लें जहाँ पे थोड़ा पोजीशनिंग अच्छी बन रही है। मैं वो वाले शेयर ज़रा चेक करवाता हूँ सर से। गिरीश, एक शेयर आपसे पता करता हूँ, वेदांता में कोई डाउट तो नहीं है ना सर? आपको किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको कॉज ऑफ अ कंसर्न लग रहा हो? क्योंकि टेक्निकली ये ठीक है, बेस इसका बन चुका है, बड़े मूव की तैयारी होगी। एक बार आप वेदांता पे अपना टेक दे दीजिए, फिर मैं आपको जानकारी भी आपके सामने रखूंगा। आशीषा मेरी सहयोगी जुड़ रही है, उनसे फिर एक काम करते पहले आशीषा को ही ले आते हैं, फिर उसके बाद फिर आपसे पता करता हूँ। आशीषा जी जरा बताइए, 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गया है वेदांता, वजह बता दीजिए। जी हाँ, करीब करीब 3 से 4% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में वेदांता में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा गेनर है निफ्टी मेटल इंडेक्स में, और जैसे आपने बताया 52 वीक हाई लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कई सारे मूविंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन अपडेट की बात करते हैं जो कंपनी ने कल मार्केट आवर्स के बाद रिपोर्ट किए थे, और अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने। सबसे पहले एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करते हैं जो चौथी तिमाही में 18% से बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा कंपनी ने 3.5 MTPA की नई प्रोडक्शन फैसिलिटी भी कमीशन की ओडिशा में। जिंक प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी सॉलिड प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है, 179 KT का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया। तो अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स प्रोडक्शन वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया चौथी तिमाही के लिए। इसके अलावा कंपनी के फंड रेजिंग प्लान्स भी नजर आए। कंपनी ने कहा कि कंपनी 2500 करोड़ जुटाएगी। डेट इश्यू के द्वारा, बॉन्ड इश्यू के द्वारा ये फंड रेजिंग किया जाएगा, जिसके चलते कुछ फंड रेजिंग प्लान्स भी नजर आए। इसके अलावा मैक्रो डेटा भी काफ़ी पॉजिटिव है। चाइना की रियल एस्टेट रिकवरी को लेकर कुछ कंसर्न्स थे, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। चाइना का मार्च का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा काफ़ी पॉजिटिव था, जिसके चलते अक्रॉस द बोर्ड सभी कमोडिटीज़ में अपमूव दिखाई दे रहा है। इन पर्टिकुलर एल्यूमिनियम की बात करते हैं। LME एल्यूमिनियम में करीब 18% का मूव पिछले एक महीने में दिखा है। $2,200 पर टन जो एल्यूमिनियम ट्रेड कर रहा था लंदन मेटल एक्सचेंज पे, वो अब बढ़कर $2,340 पर टन के आसपास आ गया है। और वेदांता के लिए एल्यूमिनियम प्राइसिंग की होता है, जिसके चलते भी स्टॉक में अपमूव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी के डेट प्लान्स की बात करें तो याद रखें वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है, वहाँ पर डेट थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि $3 बिलियन से कंपनी अपनी डेट कम करेगी अगले 3 साल में। तो डीलेवरेजिंग रोड मैप भी काफ़ी क्लियर है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी एक पॉजिटिव है वेदांता के लिए। इन सभी फैक्टर्स के चलते स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 3 से 4% का उछाल, पिछले एक हफ्ते में ही केवल 14% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला है। ईयर टू डेट बेसिस पर भी करीब 21% का उछाल। तो ऑल इन ऑल कई सारे फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव डेटा है, चाइना से भी काफ़ी अच्छा डेटा आया और डीलेवरेजिंग प्लान भी काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते वेदांता फोकस में है।
ठीक है, आशीषा ने बहुत सारे आपको प्लस पॉइंट बता दिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन की जब शुरुआत की थी मिस्टर सुडानी आपसे यही की थी कि कोई कंसर्न है तो आप बता देना। अच्छी चीज़ें हमने सब बता दी। चार्ट के ज़रिए एक पॉइंट मैं और नोटिस करवा देता हूँ आपको। उसके बाद गिरीश, अगर आपके पास कोई नेगेटिव हो तो बताना, नहीं तो फिर इसके साथ अगर आपके पास कोई आपका टेक हो तो वो भी आप क्लियर करना। ये आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला शेयर था, लेकिन गैप के साथ एक दिन इसका एडजस्टमेंट हुई, उसके बाद से कभी उभर नहीं पाया, फिर से बेस बनाया, दोनों दिन की एवरेज को पार किया, नई जर्नी पे वापस आ गया। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ाई लिखाई या फिर टेक्निकल समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। गिरीश जी जरा बताइएगा, अच्छी बातें, अच्छा चार्ट हमने दिखा दिए, कोई बुरी बातें हैं तो वो आप बता दीजिए। देखिए, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी 6 महीने से हम ये सब डिस्कस कर रहे थे कि वेदांता ऑलरेडी रीस्ट्रक्चरिंग की काफी प्रोसेस में लगा हुआ है और रीस्ट्रक्चरिंग अब प्रोसेस में आ भी गया है। तो बुरा तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, बट जैसे कि हमने देखा है कि ये जब भी एक अच्छा हाई बनाता है उसके बाद एक बहुत डाउनफॉल देता है, क्योंकि वेदांता माना जाता है मोस्टली डिविडेंड के प्रपोजिशन पे लेकर, ग्रोथ शेयर्स के ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा रिटर्न्स हमने कभी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक देखे नहीं है वेदांता के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर पे बात करूंगा कि यहाँ से कहीं पे भी कुछ लेवल मुझे दिखाई देता है, तो वो फंडामेंटली तो अभी मुझे कोई लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये लेवल यहाँ पर तकरीबन 275 280 होता और ये सब न्यूज आई होती, तब मैं जरूर बोलता कि हाँ अगले 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हम ये कहीं पे भी होल्ड कर सकते हैं। बट आज के लेवल पे मैं डेफिनेटली किसी को सलाह तो नहीं दूंगा, बट जिनके पास है वो एटलीस्ट अपने पास होल्ड करके रखें। अगर 330 340 का एक लेवल उनको दिखाई देता है, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन थोड़ी सी खाली कर लें। बॉन्ड के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने की ऑलरेडी बातें हुई हैं, ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है, बट क्लियरिटी यही है कि ऑलरेडी एक्सपांशन मोड में चल रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग मोड पे चल रहा है। तो एक बार वो लेवल किस तरीके से बाहर निकल के आता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। डन सर, ओके, आपने सारे लेवल्स हमको बता ही दिए। अब कुछ और स्टॉक्स पे भी आ जाता हूँ जहाँ पर आज का मार्केट का मोमेंटम भी अच्छा है और लेवल्स वगैरह भी ठीक है और कैश के स्टॉक्स होंगे। एक बार जरा उस पर जो मैं आपके सामने कुछ एक पॉइंट रखता हूँ। रिकवरी वाले शेयर्स की सूची मैंने खोली है, इसमें एक बार जरा जुबलेंट फार्मो के नाम से एक शेयर है, जुबलेंट फार्मो के नाम से, फार्मा होगा एक्चुअली, फार्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, 632 रुपये का। एक बार जरा दिखाना, शेयर 9% ऊपर भी होगा, जुबलेंट फार्मा के नाम से होगा एक शेयर। ध्वनि एक बार जरा आप इस शेयर को चेक करना, ये शेयर आप में कितना आपको दम लग रहा है इसमें? जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे जुबिलेंट फार्मा 635 के रेट के पास चल रहा है। स्टॉक का एक वीकली चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो बेस फॉर्मेशन इसका जो है वो 550 के लेवल के पास काफी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन स्टॉक ने ऑलरेडी बना दिया है, वहां से हमें अपसाइड मूव देख रहे हैं। और ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर पे भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 15 वीक की जो यहाँ पे हाइज होती है उसको हमने अभी ब्रेक करा है। तो करंट लेवल से आप डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हैं। ऊपर के आपके जो टारगेट इसके अंदर बनते हैं तो ऊपर की तरफ में स्टॉक यहाँ से 680 तक का एक फर्दर मोमेंटम दिखाएगा। नीचे आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा के चलना रहेगा, तो ब्रेकआउट लेवल हमें 612 का मिला है। 610 के स्टॉप लॉस के साथ आप 680 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसको होल्ड करें। 680 क्रॉस करने के बाद आपको फर्दर इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम्स का भी जो इंक्रीमेंट है वो काफी अच्छा हो रखा है इसके अंदर। ताकि आप इस पे बुलिश हैं, 9% ऊपर आने पर भी आपका स्टांस काफ़ी बुलिश लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो मैं बात करूंगा अक्षय पी भागवत से। अक्षय जी जब तक आप उसका चार्ट डाटा वाटा सब कुछ देख के रख लीजिएगा। वो है हुडको का शेयर, नया ब्रेकआउट कर रहा है, पुराने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हुडको पे हम छोड़ के गए थे आपको, हुडको अपने सामने स्क्रीन पे आपके दिखा दिया, मैंने भी अपनी स्क्रीन पे लगा रखा। आप अपने वाले ही रखिए, ये ज़रा काम का है। आप 2.5% ऊपर है। अक्षय पी भागवत जरा देख के बताइएगा, प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, वॉल्यूम ठीक है, सब कुछ ठीक दिख रहा है? जी बिल्कुल, हुडको का शेयर देखें तो 8 हफ्तों की कंसोलिडेशन है, एक रेंज में सीमित रहा है 190 और 215। एक ब्रेकआउट की तैयारी है, डिलीवरी वॉल्यूम्स अच्छा पिकअप हो रहा है, वॉल्यूम्स भी आज अगर आप देखें तो काफी स्ट्रांग है। तो ये ब्रेकआउट जल्दी आपको दिख जाएगा। 215 के ऊपर ब्रेकआउट है, 245 से 250 ये टारगेट एरिया आपका बनेगा। तो बाय या होल्ड ये व्यू रहेगा हुडको में। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 190 का।
ठीक है, 190 रुपये का स्टॉप लॉस हुडको के लिए 206 रुपये पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 200 रुपये के ऊपर जाने के बाद ये मजबूती दिखा रहा है। डाबर पर ज़रा एक व्यू चाहेंगे आपसे ध्वनि, क्योंकि नंबर थोड़े से कमज़ोर आए हैं इसके Q4 के जो अपडेट आए हैं। अब ये 5% नीचे है, दिन के निचले स्तर पर है। डाबर के लिए सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा है और क्या इसमें और अभी नीचे जाने की आशंका है शेयर की? जी बिल्कुल, यहाँ पे डाबर का जो स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो डेलीज पे यहाँ पे जो है इसने एक ब्रेकडाउन दिया है। 510 का लेवल यहाँ पे बनता है जिससे स्टॉक ने एक सपोर्ट बना के रखा हुआ था, बट उसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो स्टॉक का बनता है तो डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 500 का लेवल भी अगर हम यहाँ पे ब्रेक करें तो फर्दर 480 तक की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल वीकलीज पे भी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वीकलीज पे भी यहाँ पे पिछले 3 हफ्ते से अगर हम देख रहे हैं तो 200 वीक्स की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसको हमने नीचे की तरफ ब्रेक करा हुआ है। तो अभी फिलहाल डाबर के अंदर यही सलाह रहेगी कि इसको कोई भी राइस सेल ऑन राइस के हिसाब से इसको ट्रेड करा जाए। यहाँ पे करंट लेवल से कोई भी एक पोजीशन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट कोई भी एक यहाँ पे एक रिकवरी आती है जिसमें 510 के ऊपर या 512 के ऊपर स्टॉक मूव करता है तो वहां से इसको वापस सेल करा जा सकता है। ठीक है, उछाल पर बिकवाली वाला शेयर ही ये डाबर का 5% गिरावट है। अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा ऊपर जाए अगर 510 515 की रेंज में जाए वहां पर इसको आप फिर से सेल करके चल सकते हैं। शॉर्ट के सौदे इसमें आप बना सकते हैं। 3 बज गए हैं, हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 लेकर, जहां पर हम ये जानेंगे कि बाजार खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स में आज खबरों के चलते एक्शन तेज हुआ है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है बाजार में? जी हाँ, अगर आज हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स की, क्योंकि वहाँ पे हमें Q4 का अपडेट देखने को मिल रहा है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहले आता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे अगर हम डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करें तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। 24% का ग्रोथ देखने को मिला है एडवांसेस में भी और डिपॉजिट्स में भी ऑन अ YOY बेसिस। उसके अलावा अगर कासा की बात करें तो कहीं पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी कासा में, बट अगर हम सिक्योर्ड बुक की बात करें इस बैंक के लिए तो उसमें कहीं पे 30% अभी ये सिक्योर्ड बुक है। और इसके साथ साथ ग्रॉस NPA जो है वो भी एक स्टेबल रहा है 2.1% पे, और इसीलिए एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें एक शेयर प्राइस में भी देखने को मिला था इस बैंक में। अगली बात करते हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ग्रॉस एडवांसेस में कहीं पे 23% का ग्रोथ देखने को मिला है। डिपॉजिट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जैसे कि 42.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के तरफ से ऐसे है कि 8 बिप्स का इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ फंड्स में। बट अगर हम शेयर प्राइस में बात करें तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला था इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। अगली बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जैसे कि हमने देखा कि कल भी इस शेयर में एक पॉजिटिव न्यूज़ था एक्सपोर्ट्स को लेके। और आज अगर हम नंबर्स की बात करें तो यूके के सेल्स के नंबर आ चुके हैं कंपनी के, और यूके के नंबर जो है यूनिट्स में वो है 17,066 यूनिट्स कंपनी ने सेल किया है Q4 में, जो कि 29% का ग्रोथ दिखाता है YOY बेसिस पे। और इसीलिए अगर हम शेयर में भी बात करें तो हालांकि शेयर थोड़ा एक बेरिश व्यू देखने को मिला था, बट एक रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। अगली बात करते हैं डाबर इंडिया की, कि जैसे कि हमने देखा कि कमेंट्री जो है मैनेजमेंट से वो काफ़ी एक बेरिश आई है। अगर हम रूरल रिकवरी की बात करें तो उनका मानना है कि कहीं पे पिकअप देखने को मिल रहा है रूरल रिकवरी में। बट अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू में उनका मानना यह है कि कहीं पे सिर्फ मिड सिंगल डिजिट में ही हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है Q4 के नंबर्स में। और इसी के दम पे अगर शेयर की बात करें तो एक 4.5% से भी ज़्यादा नीचे गिरा है डाबर का शेयर अभी फिलहाल में ही। और आखिर में बात करते हैं UPL की, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक UPL की एक जो सब्सिडरी है जो सीड्स में डील करती है जिसका नाम है एडवांटा एंटरप्राइज, वो शायद से अपने IPO के साथ आ सकती है काफ़ी जल्द ही। और अगर IPO में अगर इस कंपनी ने आना चालू किया तो फिर UPL 10 to 12% स्टेक जो है वो बेच सकता है, ऐसे सूत्रों का मानना है। और इसी की वजह से अगर हम शेयर में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी UPL के शेयर में, 2.5% से ऊपर है UPL का शेयर। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है आगे जाके। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में हैं, आज हम एक्शन देख भी रहे हैं। एक बार गिरीश जी, ये अमाइंस वाले जो शेयर है ना, बालाजी अमाइंस या फिर अल्काइल अमाइंस, 8% 11% बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं और आपके हिसाब से क्या ट्रिगर बन रहे हैं? क्या ये तेजी का मोमेंटम बना रहेगा इन शेयरों में?
देखिए अल्केमाइंस में तो डेफिनेटली तेजी का मूवमेंट बना रहेगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो ऑलरेडी स्टॉक ने थोड़ा सा जरूर तेजी दिखाई है। हल्का पीई भी, अगर पीई रेशियो भी देखे तो इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा ही महंगा है। पीई के तौर पे भी देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है, बट ऑलरेडी एक काफी बड़ी रैली दे चुका है, तो इमीडिएटली तो नहीं सजेस्ट करेंगे कि किसी को भी एंट्री करनी चाहिए। बट हाँ, अगर किसी को भी यहाँ से 2000-2050 का एक लेवल दिखाई देता है तो डेफिनेटली वो एंट्री कर सकता है, बट व्यू 3 महीने से 6 महीने का रखें। 2250 से लेकर 2400 तक का एक लक्ष्य देख सकते हैं 3 महीने से 6 महीने। अल्काइल अमाइंस को लेकर ये व्यू। वोडाफोन आइडिया की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में उम्मीद का खेल चल रहा है और एक तरफ डर का खेल चल रहा है। एक अच्छी खबर आती है तो शेयर में थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे दिन शेयर में गिरावट भी आ जाती है। अब वोडाफोन आइडिया में उम्मीद या डर, या फिर यूं कह लें कि बुल और बेयर, ये दोनों सिनेरियो कौन से हैं? आखिर किन खबरों के दम पर ऐसा लगता है कि शेयर स्थिर होगा या फिर चलेगा? कौन सी चिंताएं हैं जो शेयर पर हावी हो जाती हैं? ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या है ये डर और उम्मीद का खेल वोडाफोन आइडिया में? वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो बुल साइड में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चीज़ जो एक आ सकती है, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो है फंड रेज। अब अप्रैल 6 को जो बोर्ड मीट है वहाँ पे कंपनी फंड रेज करने वाली है, बट जो क्वांटम है वो काफ़ी छोटा है, सिर्फ 2075 करोड़ का है, जिसे कि हम सर्वाइवल कैपिटल भी कह सकते हैं। और ये जो कैपिटल है ये कंपनी को प्रोमोटर की तरफ से मिलने वाला है, और इसका डिसीजन 6 अप्रैल को कंपनी करने वाली है अपने बोर्ड मीट में। बट जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को, वो है जो 20,000 करोड़ का उन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया है फंड रेज का, वो कब होगा। अब इसके लिए उन्होंने एक टाइमलाइन तो दिया है कि वो फर्स्ट क्वार्टर FY25 तक ये कंप्लीट करना चाहते हैं, बट स्ट्रीट अभी भी थोड़ा सा डर के मामले में है कि ये होगा कि नहीं होगा। बट अगर ये होगा तो ये डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगा ये 20,000 करोड़ के फंड इन्फ्यूजन से। उसके अलावा पॉजिटिव साइड में एक फैक्टर जो है वो है टैरिफ हाइक का। अब पूरे एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना ऐसा है कि जो इलेक्शन पीरियड है वो खत्म होने के बाद एक टैरिफ हाइक आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये टैरिफ हाइक डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कंपनी के रेवेन्यू और एबिटा पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। उसी के साथ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की भी एम है या उनकी भी इच्छा यही है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव रहे, डुओपोली सेक्टर ना बन जाए। एक थ्री प्राइवेट प्लेयर्स इस सेक्टर में वो रखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब डर के मामले में अगर आप देखें तो पिछले 14 क्वार्टर से अगर आप देखते हैं तो कंपनी की सब्सक्राइबर लॉसेस कंटिन्यूसली हुए जा रही है। 6 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर लॉस हो चुके हैं कंपनी की पिछले 14 क्वार्टर में। कंपनी की रेवेन्यू स्टैग्नेंट है, कंपनी कंटिन्यूसली लॉस रिपोर्ट किए जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 14 क्वार्टर में जो टोटल क्यूमुलेटिव लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो करीब 1.1 लाख करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। फंड रेज की जो मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में थोड़ा सा डर भी है स्ट्रीट को, वो इसलिए है क्योंकि पिछले 3 साल से कंपनी फंड रेज करने की कोशिश कर रही है, बट अब तक वो सफल नहीं हो पाई है। तो इसलिए डर थोड़ा सा कंपनी इन्वेस्टर्स के दिल में इस मामले में अभी भी है। और अगर आप फंड रेज की भी अगर आप देखें तो 2019 में भी कंपनी ने राइट्स इशू के थ्रू 25,000 करोड़ रुपीस रेज किए थे, बट फिर भी कंपनी अभी भी रिवाइव नहीं कर पाई है, सिर्फ सर्वाइव कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये भी एक डर स्ट्रीट में है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी तक कंपनी ने अपनी 5G जो है वो लॉन्च नहीं की, जबकि बाकी प्लेयर्स ने लगभग पैन इंडिया बेसिस पे 5G लॉन्च कर दिया है। और एनालिस्ट भी काफ़ी बुलिश नहीं है। इनफैक्ट 14 एनालिस्ट इस कंपनी को बड़ा एक्टिवली कवर करते हैं, और कोई भी एनालिस्ट का बाय रेटिंग नहीं है इस स्टॉक पे। जो एवरेज कंसेंसस टारगेट प्राइस है वो सिर्फ 7 रुपए का है। मतलब अगर आप करंट मार्केट प्राइस के सामने देखें तो करीब 48% का डाउनसाइड पोटेंशियल है इस स्टॉक पे। तो इसी कारण स्ट्रीट थोड़ा सा अभी भी नर्वस है वोडाफोन आइडिया को लेके। ठीक है सुमित, आपने जो कुछ जानकारी देना उससे ये तो क्लियर हो गया कि जितने तेजी के तर्क हैं या फिर बुलिश व्यू हैं, उससे कहीं ज़्यादा फहरिस्त लंबी है बेयर्स वालों की, क्योंकि सब्सक्राइबर लॉस हो रहे हैं, 5G को लेकर कंपनी पिछड़ गई है, घाटा लगातार हो रहा है, और जो कुछ कंपनी में पैसे आ भी रहे हैं ना, वे कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। उससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सुधार नहीं रहे हैं, तो ये टेंशन एक बनी रहेगी। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। वोडाफोन आइडिया 18 रुपये के हमने भाव देखे, फिर शेयर गिरा, 12-13 रुपये के आसपास आया। अजीत, आपको कैसा लगता है ये वोडाफोन आइडिया,
और इस भाव पर आप सलाह क्या देंगे? देखिए, नो डाउट काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है रिटेलर्स का बीइंग अ लो प्राइस स्टॉक इन एब्सोल्यूट टर्म, बट अगर आप कंसिस्टेंसी बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखिए वो लैग करती है, क्योंकि पास्ट में भी आपने देखा था स्टॉक को करीब 16-17 के लेवल्स 2021 में टेस्ट किए थे स्टॉक ने, और उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करा बट सस्टेन नहीं कर पाया इस बार भी ये। तो मुझे लगता है कि जब मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है, तो एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, कंसिडरिंग कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे स्टॉक हैं, जहाँ पे कंसिस्टेंसी दिख रही है, वो में इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक रेंज, एक दायरे में बंधा रहेगा ये कुछ टाइम के लिए, 12 से लेकर 15 के बीच में। तो जब तक कि ये दायरा ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको कोई मूव नहीं मिलेगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की एंटिसिपेशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड द स्टॉक। अवॉइड कीजिए वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू। लेकिन एक और चीज बाजार में है, हम तो देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं, लेकिन रुपया कमजोर है। $1 का जो भाव है 83 रुपए 46 पैसे तक पहुंच गया है। तो इकोनॉमी मजबूत है लेकिन रुपया गिर रहा है। ये सिनेरियो इसको हम कैसे समझें, इसके मायने क्या हैं और ऐसा हो क्यों रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, रुपए में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल में जो तेजी आई है। पिछले साल अक्टूबर में जो लेवल था उसके आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। $90 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है और यही वजह है। अब लग रहा है कि आने वाले समय में इंपोर्ट बिल बढ़ सकती है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकती है और उसकी चिंता से यहाँ पर दबाव है। साथ ही बैंक्स के जो सोर्सेस है, प्राइवेट बैंक के सोर्सेस है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उनकी तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ी है और उसका भी यहाँ पर असर हुआ है। कल हमने देखा भी था एफआईआईज इक्विटी मार्केट में नेट सेलर्स थे, वो भी दबाव में यहाँ पर बना है। साथ ही यूएस फेड के अटलांटा के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से बयान आया है कि चौथी तिमाही तक फेड को ब्याज दरें नहीं घटाना चाहिए। तो ये बयान भी काफी सख्ती के संकेत दे रहे हैं। जून में जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी अब ब्याज दरों में कटौती की वो अब घटती जा रही है। पहले जो 70-75% के आसपास हो रही थी वो 50-60% के आसपास हो गई है। तो ये सारी चिंताएं डॉलर को सपोर्ट कर रही है। डॉलर की मजबूती अगर आप देखें तो एशिया की बाकी जो करेंसी है, जो पियर्स करेंसी है यहाँ के बाकी देशों की, वहाँ पर भी डॉलर के मुकाबले कमजोरी दिख रही है और उसका पास ऑन इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। भले ही यहाँ के जो डेटा है, जो इकोनॉमिक नंबर्स है वो आपको अच्छे दिख रहे हो, लेकिन करेंसी फ्रंट पर हमेशा आप देखेंगे कि डॉलर का एक प्रीमियम होता है, क्योंकि 75% इकोनॉमी में 75% दुनिया में जो कमोडिटी वो डॉलर में ट्रेड होते हैं। तो एक धीरे धीरे प्रीमियम मिलता है। सेफ हेवन के तौर पर भी डॉलर की खरीदारी की जाती है और ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बनाते जा रहे हैं। हमने 2022 में देखा था 80 के ऊपर रुपया पहली बार गया था, उसके बाद से लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब 83 रुपए 40 पैसे के आसपास भी जा चुका है। अभी भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कमजोरी आगे भी और बढ़ सकती है। ठीक है, तो विश्वमोहन आपको पूरा यहाँ पर डॉलर और रुपए के इक्वेशंस के बारे में बताते हुए रीजनिंग भी बता रहे हैं और ये काफ़ी हद तक दो सेगमेंट्स को तो मेजरली असर डालती है। फर्स्ट एक आईटी कंपनीज़ को, दूसरा थोड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। और काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि आजकल ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ है ना, खासकर गोल्ड वगैरह वाली, इन पे भी असर पड़ता होगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा एक दो चीज़ें और पता कर लेते हैं। गिरीश सुडानी से पता करते हैं। गिरीश सुडानी, आईटी कंपनीज़ के लिए कितना फेवरेबल होगा रुपये का वीकनेस होना और डॉलर का स्ट्रेंथ होना? ओह, गिरीश से बात नहीं हो पाएगी, अभी उनसे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अजीत मिश्रा से एक बार पता कर लेते हैं। अजीत, टीसीएस बकायदा डेज हाई पे है, परसिस्टेंट को हमने आज कवर करते हुए देखा है। आज बिरला सॉफ्ट सोनी पटनायक ने दिया था, आईटी इंडेक्स जाते जाते डेज हाई पे आ गया है। इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नया हाई बन रहा है तो आईटी के अंदर थोड़ी पावर और आ सकती है क्या, आपको लगता है ऐसा? कोई एक शेयर आप बता पाएंगे आईटी का? बिल्कुल टिम्पी, देखिए यहाँ पे एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला है आईटी में। पिछले 2 दिनों से अगर बात करें तो नो डाउट काफी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। सिलेक्टिव रिकवरी कहूंगा मैं, बिकॉज आईटी मेजर्स में टीसीएस से जहाँ पे काफी क्लियर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, जैसे कि आपने नाम लिए मिड कैप आईटी नेम्स में, LTIM, वो कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे कि आपने एक स्ट्रेंथ देखी है। मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से आज क्लोज हो रहा है, ये रिकवरी स्ट्रेंथन होनी चाहिए, बिकॉज निफ्टी आईटी इंडेक्स को मैं देख रहा हूँ करीब 1% ऊपर है। आज बैंकिंग और आईटी यही दो हैं जिन्होंने इंडेक्स को 22,500 के पास लेके आए हैं।
तो ये रिकवरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो टीसीएस डेफिनेटली आपके रडार पे होने चाहिए। साथ ही साथ अगर टीसीएस आपके पास ऑलरेडी है तो आप HCL टेक, ये मेरी रिकमेंडेशन भी है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट देखा है, ये आउट परफॉर्मर रहा है पूरे आईटी पैक में। मैं 1 महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले करीब 6-8 महीने की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो HCL टेक ने दोनों ही आईटी मेजर्स, तीनों ही आईटी मेजर्स को आउट परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में दोबारा से रिकवरी आ रही है, तो इसको स्ट्रेंथन होना चाहिए। अब 1590 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें, तो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ HCL टेक को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं विद इन दी आईटी। आप कह रहे हैं एसएल टेक को प्लस कर सकते हैं, एसएल टेक के लेवल्स बता दिए, बगैर बाय का ठप्पा लगा दीजिए आप, और एसएल टेक एक आपकी लिस्ट में होगा। एक और शेयर मैं आपको नोटिस कराता हूँ, उस शेयर का नाम है स्पार्क। सुबह हमने आपको नोटिस करा था कि सन फार्मा की एडवांस रिसर्च कंपनी है, ये शेयर करीब 5% ऊपर है। ध्वनि एक बार चेक करेंगे, सुबह हमने इस शेयर को देखा था स्पार्क। ओह ये नहीं है मेरे पास, मैं कोई और शेयर में देख रहा हूँ क्या, 412 वाला शेयर। ओके ठीक है, मेरा लगता है सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा, फिर भी कोई बात नहीं। एक बार जरा स्पार्क चेक करना ध्वनि, इसमें कितना स्ट्रेंथ है। यस 5%, शायद मैंने गलत देख लिया था 3 मंथ के चार्ट। ये सर्किट पे लॉक हो गया आज 5%। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे स्पार्क का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, वीकली स्ट्रक्चर्स का काफी इंटरेस्टिंग बनता है। फ्लैग फॉर्मेशन हुई है स्टॉक के अंदर, जहाँ पे करंट लेवल पे हमें फ्लैग का ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। कल का सेशन इसके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम फर्दर एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखेंगे। ये मेरे एक BTST ट्रेड में भी शामिल था, तो इसको मैं अभी ही बता देती हूँ। करंट लेवल से आप इसको ले सकते हैं। नीचे आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के रखना होगा, तो आप 393 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लीजिए। ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट बनता है, तो पहले हमने इसके अंदर देखा है कि जो इसकी पोल फॉर्मेशन है वो यहाँ पे करीब हमें ऑलमोस्ट 50 से 70 पॉइंट्स की पोल फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो 413 से हम उसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पोजिशनली इसके अंदर यहाँ पे आपको 450 से लेके 460 तक के टारगेट मिलते हैं। तो पोजिशनली भी आप स्पार्क को होल्ड कर सकते हैं, और एक BTST की तरह भी बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, BTST का भी एक अच्छा कैंडिडेट है। आपके पास कोई और BTST तो फिर आप बता दो ध्वनि, एक बार लगे हाथ उसी को शुरुआत कर लेते हैं। BTST बता दो फिर अगर है तो कोई। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे अवंती फीड्स का स्टॉक मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। अवंती फीड का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, तो बहुत ही स्लो एंड स्टेडीली इसके अंदर आपको वॉल्यूम का इंक्रीमेंट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप अगर करंट लेवल से भी बाय कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखना रहेगा, तो 520 का स्टॉप लॉस बनता है। ऊपर की तरफ 565 और उसके बाद 575 के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आज सुबह हमने मितेश से भी पता किया था अवंती फीड्स, उन्होंने भी 520 ही बोला। कोइंसिडेंटली उनका भी 520 का स्टॉप लॉस आया, और उनके भी सिस्टम एंड मेथड, उनका एक तरीका अपना शेयर देखने का, तो कह रहे थे कि हमको भी ठीक लग रहा है शेयर। अब आपने इसको BTST दे दिया, कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। अच्छा, मेरे को बड़ी हैरानी, अब तक किसी ने क्वेस्ट कॉर्प के बारे में क्यों नहीं बोला। अजीत सर, आप इसको BTST फॉर्म में दोगे क्या क्वेस्ट कॉर्प को? डिम्पी देखिए, हायर लेवल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद डेफिनेटली ये निकलने की कोशिश कर रहा है। एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडिडेट जरूर है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, बिकॉज जिस तरीके से इसने टाइम बिताया है अपने मेजर ब्रेकडाउन के बाद, तो 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तब भी ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगी, जहां पे कि 720 730 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस तरीके का मूव ऑलरेडी आ चुका है 470 से लेकर 610 तक का, मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको करंट लेवल्स पे। तो अगर आपको एक्यूमुलेट करना है, तो 550 से लेकर 570 का जो रेंज है, वहां पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए 530 के स्टॉप लॉस के साथ। एग्रेसिव पोजीशन एट करंट लेवल्स अभी अवॉइड करनी चाहिए। और मैं शेयर आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली में चैनल का ब्रेकआउट जैसा ही लग रहा है, तो वो शेयर का नाम है साइंट। एक बार अगर आप मेरा शेयर चार्ट भी दिखा सकते हैं तो वो भी दिखा दीजिएगा। साइंट है जो टिपिकली एक ब्रेकआउट है, और इस समय कोशिश कर रहा है कि वो डेज हाई पे ही आज क्लोज भी करे साइंट। हाँ यस, ये वाला शेयर, ये वाला चार्ट ही। एक बार अक्षय पी भागवत आप इसको चेक करेंगे, साइंट के अंदर ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, और ये सस्टेनेबल है। मेरा टारगेट है 2400 का, जहाँ से नीचे आया वहीं वापस पहुँचेगा। जी बिल्कुल डिम्पी जी, जो आपने स्क्रीन पे बताया है, एक चैनल का ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे। इसका टारगेट एरिया करीबन, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं, तो 2260 का बैठ रहा है। थोड़ी सी 15 से 20 दिन का ट्रेडिंग होराइजन रहे आपका, तो 2400 तक बन सकता है।
तो बाय या होल्ड ये राय रहेगी साइंट में। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 2000 के नीचे। थोड़ा पोजिशनल बड़े टारगेट के लिए काम कीजिए, 2400 के टारगेट साइंट पे बनते हुए जल्दी दिखेंगे। ठीक है, साइंट को लेकर ये व्यू। लेकिन कल आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। पॉलिसी पर हमने खास पोल किया है। हालांकि इस बार भी दरों में किसी बदलाव की या फिर कटौती की उम्मीद नहीं है, लेकिन कमेंट्री बहुत अहम होगी और आरबीआई का रुख क्या होता है ये बड़ा क्रूशियल होगा। तो एक बार जरा समझ लेते हैं कि पॉलिसी को लेकर उम्मीदें क्या हैं। डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी गौरव जावलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या उम्मीदें हैं और फोकस कहां पर होगा पॉलिसी में? जी हाँ, तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की बात करें तो हमने जैसे एक पोल लिया था जहाँ पे एक्सपर्ट्स की हमने राय ली थी कि रेपो रेट पे और स्टांस पे उनका क्या मानना है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना यह है कि कहीं जाके रेपो रेट में कहीं पे हमें चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता है इस पॉलिसी में। और इसी के साथ साथ कहीं पे जो स्टांस रखा है विड्रॉवल अकोमोडेशन का, वहाँ पे भी आरबीआई की तरफ से कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके हमें 2 रेट कट्स तो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं 2024 में ही, बट ये जो रेट कट्स है वो कहीं पे अगस्त में चालू हो सकते हैं। और फिलहाल के लिए आरबीआई जो है 6.5% पे ही अपने रेट्स जो है वो रखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो उनका मानना ये है कि इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो कि हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने पहले ही पिछले क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की थी। 8.4% की ग्रोथ डिलीवर की थी, जबकि अनुमान था 6.6% ग्रोथ का। और इसी के चलते हुए आगे जाके भी कंजम्पशन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और इसीलिए ग्रोथ तो ज़्यादा कुछ कंसर्न है नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, जो कि महंगाई है, तो महंगाई पे आरबीआई का जो स्टांस है वो कहीं पे रहेगा कि 4% उनका टारगेट था जो इन्फ्लेशन का रेंज रहना चाहिए, और इसी के ऊपर थोड़ा स्टांस रह सकता है। बट आगे जाके अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे वो 5.1% पे थे, और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि थोड़े समय के लिए हमें ये जो नंबर है वो 5% के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। और ये नंबर ऊपर देखने को मिल सकता है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें हमें कहीं पे तेज़ी देखने को मिली थी। तो आगे जाके आरबीआई भी फूड इन्फ्लेशन पे अपनी नज़र बनाए रखेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, सिस्टम लिक्विडिटी की, तो हमने देखा कि बैंक्स के सिस्टम लिक्विडिटी में एक सरप्लस देखने को मिला था मार्च के महीने में, जो कि सितंबर से डेफिसिट में था। और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यहाँ पे कहीं पे हमें टर्बुलेंस तो देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो इस मीटिंग के दौरान कहीं पे भी टारगेट में रेट प्राइस जो है वो रेट कट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। और स्टांस में कहीं पे एक थोड़ा सॉफ्टनेस आ सकता है, बट ये जो विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन आरबीआई का स्टांस है वो वैसे ही बरकरार रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट फिर भी हम देखेंगे कि आरबीआई की कैसी कमेंट्री आती है इन्फ्लेशन को लेकर, और आगे जाके अगर कोई क्यूज़ देते हैं कि जब ये रेट कट जो है वो आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो एक्सपर्ट्स के बीच में जो हमने पोल कराया है उसके मुताबिक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये सभी मान के चल रहे हैं। रुख में भी कोई बदलाव होगा इसको लेकर सबका कहना है नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। और हम देखना होगा कि कमेंट्री किस तरह से निकल के आती है। लेकिन कल 9:45 पर हम ये पॉलिसी पर खास कवरेज करेंगे ET Now स्वदेश पर, और एक से बढ़कर एक दिग्गज गेस्ट आपके साथ होंगे आपको पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद पॉलिसी को डिकोड करने के लिए। सिद्धार्थ सान्याल होंगे बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, शलभ सक्सेना होंगे MD & CEO हैं स्पंदना स्फूर्ति के, अवनीश जैन होंगे केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के, शशिंद्र नाथ होंगे हमारे साथ यूग्रो कैपिटल से वाइस चेयरमैन और MD हैं। इसके अलावा इंडिया रेटिंग्स के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा भी होंगे, और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO अजय कंवल भी हमारे साथ होंगे आपको पॉलिसी को लेकर पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए, और आपको पॉलिसी में क्या देखना चाहिए और कब रेट कट होने की उम्मीद है, पूरे हम डिकोड करेंगे बेहतरीन ढंग से। एक बड़ा पैनल, सबसे बड़ा पैनल इनफैक्ट ET Now स्वदेश पर होगा, और आप अपना अपॉइंटमेंट अभी से फिक्स कर लीजिए। कल 9:45 से लगातार ये कवरेज आपके लिए हम लेकर आएंगे पॉलिसी पर। लेकिन बाजार बंद होने में 6 मिनट के आसपास समय रह गया। कुछ BTST या फिर STBT ट्रेड समझ लेते हैं। ध्वनि, आपकी तरफ से BTST या फिर STBT ट्रेड्स क्या है, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? जी, यहाँ पे ऑलरेडी हमने अवंती फीड्स की बात करी है, जहाँ पे मैंने एक BTST ट्रेड सजेस्ट करा है। उसके अलावा स्पार्क भी है
जो यहाँ पे BTST के तौर पे मुझे अच्छा लग रहा है, उसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूपीएल के अंदर भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, इसको भी आप करंट लेवल से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ टारगेट जो रहेगा वो 518 का रहेगा और आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना रहेगा। को नीचे की तरफ में आप इसके अंदर 490 का स्टॉप लॉस लगाएं। 490 का स्टॉप लॉस यूपीएल है। निफ्टी का टॉप गेनर 4% के आसपास की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। अब एक बार जरा कोलगेट लेकर आइए, क्योंकि कोलगेट पे हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट इस वक्त हो गई है। खपत वाले शेयरों में हमने थोड़ा सा ना मिक्स्ड ट्रेड देखा है, कोई एक साइड का आज रुझान नहीं है। अगर आप एशियन पेंट्स को देखेंगे आपको ऊपर दिखेगा, कोलगेट आपको नीचे दिखेगा, डाबर पे नीचे, क्योंकि अपडेट थोड़े से कमजोर आए थे। कोलगेट पर अजीत जरा व्यू दीजिए, क्या ये शेयर और कमजोर होगा या फिर बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है ये? देखिए, इनफैक्ट ये बेस्ट परफॉर्मर है विद इन दी एफएमसीजी बास्केट। अगर आप देखेंगे तो कंपेयर करें आईटीसी, एचयूएल, डाबर, इन सब के मूव पे, जस्ट एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है मेरे हिसाब से रिकॉर्ड हाइज के पास। और पास में भी देखा है हमने 2-3 बार इस तरीके के प्रॉफिट टेकिंग आए हैं, बट शॉर्ट टर्म एवरेजेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है जब तक कि ये 2600 के नीचे जाता है तब तक आपको डरने की कोई जरूरत है। उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। इट्स अ बाय एंड डिप कैंडिडेट। आपको 2670-50 का जोन मिलता है तो वहां पे आपको बाइंग करना चाहिए 2600 के स्टॉप लॉस के साथ, दोबारा से 2800 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये व्यू आपके लिए कोलगेट पर। पीएनबी हाउसिंग, ये जरा आप अक्षय जी देखिए, 4.5% ऊपर है। क्या इसमें भी बीटीएसटी ट्रेड बनता है क्या? जी, पीएनबी हाउसिंग अगर आप हाई और करंट रेट देखें तो थोड़ी सी बिकवाली जरूर दिखी है हाई में। सिर्फ अगर आप अभी बाय करके सुबह पहले घंटे में अगर बुक करना चाहे तो आप ये ट्रेड ले। तो 767 का करंट रेट है, इसमें आप 745 का स्टॉप लॉस बनाए। कल मॉर्निंग में चांसेस ज्यादा है कि आज का डे हाई करीबन जो 790 था वो रिटेस्ट कर जाएगा, वहां पे अपना मुनाफा बांध ले। तो एक बीटीएसटी कैंडिडेट जरूर है, तो आप बाय करके चले बीटीएसटी की तौर से। ठीक के तौर पर पीएनबी हाउसिंग को भी खरीदने की सलाह है। अजीत, आप जरा एक बार फिर से केसी इंटरनेशनल को चेक कीजिए, 10% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया ऑर्डर इनको मिले थे इसके चलते। केसी क्या अभी और ये चलेगा? हालांकि ऊपर इस तरह से थोड़ा सा नीचे ये जरूर आया है, लेकिन इस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, रिकॉर्ड हाई पे ऑलरेडी स्टॉक है। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे आज के दिन में, और जिस तरीके से रिट्रेसमेंट हुआ है, अभी करीब 5.5% के कट्स हैं इसमें फ्रॉम दी रिकॉर्ड हाइज। तो मुझे लगता है कि यस, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, बट एक अच्छे नए ट्रेंड का एक बिगिनिंग हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाइंग एट करंट लेवल्स। तो 760 से लेकर 40 के बीच का जोन है, ये एक्यूमुलेशन जोन होगा। 720 आपका स्टॉप लॉस होगा, और दोबारा से करीब 800-820 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रह गया मार्केट के क्लोज होने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग लेवल्स के हिसाब से, कन्विक्शन के हिसाब से, हर तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवेंट से पहले की क्लोजिंग है ये, और सारी चीज़ें देख के तो अभी यही लग रहा है कि हाँ, बाज़ार के अंदर लेवल्स की रिस्पेक्ट और लेवल्स का मोमेंटम है। एक शेयर मैं आपको चलते चलते ज़रूर दिखाऊंगा, वो है यूपीएल। बढ़िया चल रहा है, कल हो सकता है बड़ा ब्रेकआउट भी कर दे। लास्ट में नोटिस करवा रहा हूँ आपको बस मैं चलते चलते। ठीक है जी, 4% ऊपर आ गया। निफ्टी की आज की क्लोजिंग के नंबर्स बताता हूँ। 22,500 के ऊपर, 550 के आसपास की ओपनिंग हुई थी, 550 के आसपास की क्लोजिंग हो रही है। तो जहाँ पर ओपन किया वहीं पे क्लोज़ किया। एथिकली जो गैप मिला था उतने ही लेवल के साथ आप क्लोज़ कर रहे हो, पहला पॉइंट। तो आपने गेन क्या किया? बाज़ार खुलने के बाद कोई गेन नहीं किया। बाज़ार खुलने के बाद एक चीज़ का मैसेज आपने क्लियर किया कि जो फॉल आया, जो ऊपर गैप के साथ मिला था, उसको आपने करेक्ट करके वापस उसी जगह पे आके बंद हो गए हो। नो डैमेज, नो गेन, ओनली गैप अप ओपनिंग का क्लोज। दूसरा, बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर खुला था, 48,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। इसके पास एक अच्छी चीज़ है कि इसने गैप ही नहीं दिखाया, तो ये नीचे ही नहीं आया जाता। तो इसने अपने 48,000 के लेवल को न केवल रीगेन किया, बल्कि एक मैसेज और किया कि ये पिछले 2 दिन से ये निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल भी आपको याद होगा 70 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, 78 पॉइंट, जबकि निफ्टी 18 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। ठीक, फिर एक और चीज़ मैंने आपको नोटिस करी थी, इसका ओपन इंटरेस्ट। तीसरी चीज़ मैंने आपको HDFC नोटिस कराया था, जो
चौथा पॉइंट जो मैंने इसके अंदर नोटिस कराया था कि बैंकिंग के अंदर एक कैचअप रैली बाकी हुई है, तो ये सब कुछ था। आज आईटी का इंडेक्स काफ़ी बढ़िया बंद हुआ। आज मेरे को अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको सबसे अच्छी चीज़ खुशी के तौर पर क्या देखने को मिली, तो मैं बोलूँगा आईटी इंडेक्स था, वो काफ़ी अच्छे से बंद हुआ। ये एक ऐसा तुर्क का इक्का सामने आ सकता है जो कि बाज़ार को ना केवल नए हाई पे टिकाएगा, बल्कि जो छोटे मोटे झटके लगेंगे ना उसको भी शॉक एब्जॉर्बर वाला काम करेगा, जो आज इसने किया है। अगर आज आईटी को आप हटा दोगे ना तो रिलायंस से कहाँ पोजीशन हुई, रिलायंस तो उल्टा 12 रुपये नीचे जाके बंद हुआ है और आप डेज हाई पे बंद हुए हो निफ्टी में। तो बिना रिलायंस के अगर आप डेज हाई पे बंद हो रहे हो, ये बहुत अच्छा काम सिर्फ एक काम कर सकता है, वो आईटी। थोड़ा बहुत मैं क्रेडिट ऑटो इंडेक्स को भी दूंगा। ऑटो इंडेक्स ने इस पूरी सीरीज़ की क्लोजिंग में और ओपनिंग में काफ़ी अच्छे से बैलेंसर का रोल अपनाया है। आपको पता है जब भी सीरीज़ क्लोज होती है तो ऑटो सेल्स के नंबर भी बैक टू बैक आते हैं, तो उसमें हमेशा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑटो सेल्स का नंबर प्लस सीरीज़ क्लोजिंग का। लेकिन ओपनिंग तक भी चलना ये इंडिकेशन अच्छा है। आज का दिन का सुपरस्टार बना HDFC 3% की बढ़त के साथ। आज जिन शेयरों में अच्छी सी स्ट्रेंथ आई वो आप अपनी स्क्रीन पर सारे देख पा रहे होंगे। ठीक, तो अब जरा मेहमानों का करते हैं शुक्रिया और आप अगले की तैयारी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया अक्षय विभागवत आपका भी, अजीत सर थैंक यू वेरी मच आपका भी, और मिस्टर सुडानी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे को और विषय को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।